जीवन में विघ्न आते हैं तो फिर से हमें जगाते हैं। असफलता से घबराना मत, कोशिश करने से हिचकिचाना मत। नमस्कार, मैं वीना कपूर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य आलोचनात्मक प्रश्नोत्तरी लेकर। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी व्यूअर्स का, जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं, क्योंकि आपका यही सपोर्ट आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत का होना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। 1 से लेके 50 तक प्रश्नोत्तरी हम देख चुके हैं। आज 51 है हमारे पास। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर निगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर बचन सिंह का। घनानंद के विषय में एक प्रसिद्ध आलोचक ने तो यहाँ तक कहा है कि ये साक्षात रस मूर्ति थे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये सब बातें प्रसिद्ध हैं घनानंद के विषय में, लेकिन हमें देखना है कि हमारे सामने कौन सा कथन है। कौन सा कथन प्रश्न के तौर पर है कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर बचन सिंह। डॉक्टर बचन सिंह ने घनानंद को प्रेम की यातना का कवि माना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन बातों का विरोध मिट जाता है जो सभी के अनुकूल पड़ता है और सभी का अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। देखिए कथन को ध्यान से देखिए कि रस सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें सब बातों का विरोध मिट जाता है और रस जो है सभी के अनुकूल पड़ता भी है और सभी का अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। तो रस के संबंध में किस विद्वान ने ज्यादा कहा है? तो सही उत्तर के तौर पर हमारे सामने आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि जब हमने डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को देखा था तो हमने जाना था कि डॉक्टर नगेंद्र ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रस सिद्धांत को एक व्यापक सिद्धांत माना है। आगे का कथन है हमारे पास कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता से समझ ले और अर्थ को हृदयगम कर सके। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर बचन सिंह का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता के साथ समझ ले और अपने हृदय में समाहित कर सके। तो कवियों को ज्यादा नसीहत देने का काम किसने किया है? हम बखूबी जानते हैं। सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने ही कवियों के संबंध में यह कहा है। चलिए आगे देखिए कि आज की कविता प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बचन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता के विषय में ज्यादा किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने प्रगतिवादी कविताओं की जो है अवहेलना की है और ये कहा कि आज की कविता जो है प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, वह अलंकारों की उपयोगिता को भी अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो आज की कविता लिखी जा रही है उनमें न छंदों का प्रयोग हो रहा है और न ही अलंकारों का, तो इसीलिए वह इन सब से मुक्त हो चुकी है। तो कविता के संबंध में यह शब्द हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। जी हाँ, उन्होंने ही यह कहा है। आगे देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्यों का हो या फिर भारतीयेतर साहित्यों का। वे काल हैं रीतिकाल और छायावाद काल। तो प्रस्तुत कथन डॉक्टर गोपाल राय का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर बचन सिंह का। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर बचन सिंह, क्योंकि इन्होंने ही रीतिकाल और छायावाद काल के संबंध में यह मत प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखिए।
मुक्ति बोध के विषय में है कि मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंहा, आचार्य शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो इनमें से सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही मुक्ति बोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है को क्या कहा है कि यह किसी बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है, या यह कि रस का मूल आधार अनुभूति शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बचन सिंहा। तो रस के विषय में किस विद्वान ने कहा है? खासकर यह कि रस जो है एक मानसिक अनुभूति है, उसका मूल आधार अनुभूति कराना ही है, हम इसको मानवीय अनुभूति ही कह लें। तो रस के विषय में यह कथन होगा डॉक्टर नगेंद्र का। जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र इसका सही उत्तर है। आगे का कथन है कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? क्या डॉक्टर बचन सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? देखिए, रस के संबंध में विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्टर नगेंद्र का भी हो सकता है या फिर आचार्य शुक्ल का भी हो सकता है। रस की अनुभूति किसने कहा है और हृदय की अनुभूति किसने कहा है, आप यहाँ पर अंतर समझिए कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में है ना, साहित्य जगत में क्या है? रस है। और खासकर ऐसा साहित्य जिससे पढ़ने से हमारे हृदय में रस और भाव की अनुभूति होती है, तो वही क्या होती है? रसानुभूति होती है। तो यह कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कथन कह रहा है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे गद्य में एक प्रकार से और पद्य में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। तो यह कथन किसका हो सकता है? क्या डॉक्टर बचन सिंह का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो हिंदी भाषा के संबंध में यह कथन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदी को गद्य में अगर लिखना हो तो किसी अलग ढंग से लिखा जाएगा और पद्य में उसे लिखना हो तो किसी अलग ढंग से लिखा जाएगा। तो सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे का कथन कह रहा है कि पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का हो सकता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बचन सिंहा। तो बताइए किसका हो सकता है यह? तो यह कथन है डॉक्टर बचन सिंहा का। डॉक्टर बचन सिंह ने ही पद्माकर की भाषा को कहा था कि इनकी भाषा बुंदेलीखंड रंग लिए हुए है और इसमें मैदानी नदी का प्रवाह है। तो चलिए आगे देखिए कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। प्रस्तुत कथन बताइए किसका हो सकता है? कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर बचन सिंहा। तो नन अदर देन रामस्वरूप चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ही कविता क्या है? उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। प्रस्तुत कथन है हमारे सामने कि 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्राय 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। तो बताइए यह कथन किस विद्वान का है? क्या डॉक्टर नगेंद्र का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, आचार्य शुक्ल का है या डॉक्टर बचन सिंह का है? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित 1964 में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1965 में। तो उसी के संबंध में यह कथन है कि 40 वर्ष पहले क्या था? छायावाद ने रस का विरोध किया था, लेकिन आज उसी का प्राण सर्वस्व बना है और इसके 2 दशक बाद भी प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया, किंतु आज प्रगतिवाद का जितना भी अंश शेष है वह रस के आधार पर ही जिंदा है। तो इस तरह से सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है हमारे पास
कि कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का? तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे कथनों को इनके कि इन्होंने कविता के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, अपने मत कहे हैं कि कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की पालना करनी चाहिए। आगे का कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो यह तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आप समझ ही गए होंगे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, है ना? तो बाकी ऑप्शंस को पढ़ना ही क्यों, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत कथन कह रहा है कि निराला की राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना हिंदी प्रदेश का संयम और पौरुष है। बांग्ला रामायण जितना बहुमुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी है। तो भाई निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, उसके संबंध में यह कथन भला किसका हो सकता है? क्या आचार्य शुक्ल, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बचन सिंह? जी हाँ, तो यह कथन है डॉक्टर बचन सिंह का। उन्होंने ही राम की शक्ति पूजा के संबंध में यह कहा था कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना का प्रयोग हुआ है और हिंदी प्रदेश का संयम और पुरुष झलकता है इसमें राम की शक्ति पूजा में। तो यह कथन है डॉक्टर बचन सिंह का। प्रस्तुत कथन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अरे भाई, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है और इसका आंसर भी हमें एकदम से पता है ना? महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, उन्होंने ही यह कहा था, इतनी बड़ी बात कही थी कविता के संबंध में कि हर एक चीज पर जो है कविता हो सकती है। नेक्स्ट कथन है कि हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर बचन सिंह का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो प्रस्तुत कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। जी हाँ, इन्होंने ही हिंदी मध्य देशीय भाषा को कहा था कि यह भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा है। सच्चे मायनों में यह जो है संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा है। आगे का कथन है कि सूरदास जो हैं जीवनोत्सव के कवि हैं। प्रस्तुत कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आप समझ गए होंगे, पहचान लिया होगा आपने, सही ऑप्शन होगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सूरदास को जीवनोत्सव का कवि माना है। आगे का कथन है विद्यापति शुद्ध श्रृंगारी कवि हैं। प्रस्तुत कथन पहचानिए किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर बचन सिंह का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो आप सभी पहचान चुके होंगे कि यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कवियों के विषय में कोई ना कोई विशेष टिप्पणी की है और विद्यापति को इन्होंने शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। तो आचार्य शुक्ल। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो रस के संबंध में किसने यह बात कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो हम देखते हैं कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। कविता के विषय में कवियों को नसीहत किसने दी है ज्यादा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट कथन है कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नाबर सिंह, डॉक्टर बचन सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यह भी आप भली भांति जानते हैं कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ही एकमात्र ऐसे कवि हैं या साहित्यकार या आलोचक या जो भी आप निबंधकार कहना चाहें, इन्होंने
बिहारी सतसई का, जो बिहारी दास की बिहारी सतसई एकमात्र रचना है ना, इसके एक एक दोहे को एक एक रत्न माना है। प्रस्तुत कथन है कि जहां तक संभव हो शब्दों का मूल रूप नहीं बिगड़ना चाहिए, मुहावरे का भी विचार रखना चाहिए, बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो सही ऑप्शन होगी महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कविता के संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं कि कविता में क्या होना चाहिए, है ग्रामर का ध्यान रखा जाना चाहिए ना, व्याकरण के नियमों का ध्यान, और क्या होना चाहिए कि मुहावरों का भी अच्छे से उसमें प्रयोग होना चाहिए, है ना, जहाँ तक हो सके, क्योंकि बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती है। अगर उसमें मुहावरों का तड़का लगाया जाए तो फिर वह अच्छा खासा प्रभाव डालती है पाठक के मन पर, श्रोता के कानों पर। ठीक है। नेक्स्ट कथन है कि भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब तक हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बचन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो आप प्रस्तुत कथन से समझ ही गए होंगे कि यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। जी हाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है ना, भाषा, संवेदना और सर्जन लिखा है। और क्या लिखा है? भाषा और संवेदना लिखा है। तो इस तरह से इनके जो साहित्यिक रचना है उसमें संवेदना शब्द को आप याद रखिए कि संवेदना शब्द किसके रचना में ज्यादातर प्रयुक्त हुआ है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट कथन है हमारे पास कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त है, जो जीवन मुक्त अवस्था में ही संभव है। प्रस्तुत कथन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। ठीक है, कि डॉक्टर नगेंद्र ही कहते हैं कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य के उद्घाटन के लिए क्या करना होगा? अनासक्त होना होगा। किसी भी चीज पर आसक्ति अच्छी नहीं है, जीवन को मुक्त अवस्था में ले जाना होगा, तभी जो है हम पूरी तरह से क्या होंगे? पूर्ण सत्य कहलाएंगे। नेक्स्ट कथन देखिए, हिंदी के जितने कवि प्रसिद्ध हैं उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। तो प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर बचन सिंह का है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है? तो बताइए यह कथन किसका हो सकता है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, क्योंकि उन्हीं के अनुसार कि हिंदी में जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं उन सब ने अपने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविताएं की हैं। तो सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कथन है कि ऐसे थे कबीर। कैसे भला? सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अखड़, भगत के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड और दिल के साफ, दिमाग की दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। तो ऐसे थे कबीर। ठीक है, तो प्रस्तुत कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर बचन सिंह का या फिर आपके प्रिय कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का? जी हाँ, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा है और इनके लिए तो कबीर ऐसे ही थे जैसा इन्होंने यहाँ पर इतने अच्छे से कबीर के बारे में वर्णन किया है। तो आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इतने सुंदर सुंदर कथनों को सुनते हुए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और चलिए देखते हैं आगे का कथन है हमारे सामने कि घनानंद साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्रते का कवि है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? घनानंद के विषय में, बिहारी के विषय में, आपके बोधा के विषय में, है ना, कविदेव के विषय में, सभी के विषय में जिस विद्वान ने इनकी काव्यगत विशेषताओं के आधार पर एक पंक्ति में पिरोया है, वो भी इतनी सुंदर सुंदर पंक्ति में, तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही घनानंद कैसे हैं? साक्षात रसमूर्ति हैं, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग बेचित्रते के कवि हैं। नेक्स्ट कथन है हमारे पास कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है और किसके विषय में यह कहा है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर बचन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो नन अदर देन इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शंकराचार्य को प्रभावशाली तो माना ही है ना। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के बाद इतने प्रभावशाली जो हुए हैं तो वो हुए गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के संबंध में ही यह कथन है जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए आगे देखिए। प्रस्तुत कथन कह रहा है कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना करना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है। तो प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर बचन सिंह का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो प्रस्तुत कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, क्योंकि उनके अनुसार संसार को समझना दर्शन का काम है और उसे बदलना राजनीति का, और उसकी दोबारा से पुनर्रचना करना क्या है? साहित्य का दायित्व है। तो सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट कथन है कि अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। तो प्रस्तुत कथन होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बचन सिंह का। तो प्रस्तुत कथन है डॉक्टर बचन सिंह का। जी हाँ, डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार ही अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना के दौरान हुआ था और हिंदी पहली बार जो है अकबर के दरबार के साथ उत्तर भारत के किसी मुसलमान के यहाँ पे प्रवेश हुई थी। जबकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों की दरबारी भाषा उस समय जो कामकाज में लाई जाती थी वह थी कौन सी? फारसी भाषा। लेकिन अकबर के साथ ही जो है हिंदी जो है उनके दरबार में मुसलमानों के यहाँ प्रवेश पाई थी। इसी के साथ आगे का कथन है अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है, जिस गद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर बचन सिंह का? तो अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है। कविता के संबंध में जिस विद्वान ने, जिस आलोचक ने ज्यादा ज्ञान की बातें कही हैं वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम सब भली भांति जानते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है कहा है कि अर्थ स्वरस्य कविता का क्या है? प्राण है। और अगर गद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं होगा ना तो वह कविता कविता नहीं कहलाएगी। तो सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे का प्रस्तुत कथन है कि आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो प्रस्तुत कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर आचार्य शुक्ल का? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने आत्मा अभिव्यक्ति को मूल तत्व माना है ना, साहित्यकार का और उसकी कृति का। आगे का प्रस्तुत कथन है कि बिहारी सतसई के दोहों से तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। प्रस्तुत कथन है डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि यह कथन किसका है? हमारे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य शुक्ल का, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जिस ढंग से, जिस तरह से बिहारी दास की बिहारी सतसई के दोहों की तारीफ की है ना, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि बिहारी सतसई का जो एक एक दोहा है ना, हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है, और जब इनके दोहों के छींटे हृदय कलिका में पड़ते हैं तो क्या होता है? हृदय कलिका खिल उठती है। तो इस तरह से वर्णन किया है बिहारी सतसई की, इस तरह से तारीफ की है आपके प्यारे रामचंद्र शुक्ल ने। आगे का कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के लिए यह कथन किसका है?
भाई किसका हो सकता है, बताइए बताइए, आप सभी बताइए। तो यह है आचार्य शुक्ल का, है ना। कि क्या है, प्रबंध काव्य अगर एक विस्तृत बनस्थली हो सकता है ना, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और यह भी इन्होंने बिहारी सतसई के लिए ही कहा है, क्योंकि बिहारी ने बिना किसी बंधन के बिल्कुल मुक्त अवस्था में इस रचना को रचा है। और इस रचना का एक एक दोहा, यानी कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा एक एक रत्न के समान है। और जब भी इन दोहों को पढ़कर इनके रस के छींटे हृदय कलिका में पड़ते हैं ना, तो हृदय कलिका खिल उठती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है। आगे देखिए कि कविता लिखते समय जो जो भाव कवि के हृदय में उचित होते हैं, वही भाव पढ़ने वाले के हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, पढ़ने वाला सहृदय होना चाहिए। नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, है ना। तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल। तो कविता के संबंध में ज्यादा किस विद्वान ने लिखा है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही कि कविता लिखते समय जो भाव कवि के मन में होते हैं ना, वैसे ही भाव ठीक श्रोता या पाठक के मन में भी होने चाहिए, तभी इसका फायदा हो सकता है। नहीं तो फिर वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। तो महावीर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रस्तुत कथन है कि साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीतत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बचन सिंह का। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने ही साहित्य के संबंध में यह कहा है कि साहित्य का विस्तार जो है ना, वो अनंत है, बहुत बड़ा है। और साहित्य लिखने में जो मिथक हम कल्पना जो है, कल्पना तत्व को डालते हैं, उसकी दुनिया बड़ी छोटी है। इसीलिए यह कथन किसका होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। आगे का महत्वपूर्ण कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ना, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है और किस कवि के लिए है, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई यह प्रसिद्ध कथन भी उसी प्रसिद्ध कवि के लिए है। किस प्रसिद्ध कवि का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और बिहारी के लिए है ना। बिहारी सतसई जो बिहारी दास की एकमात्र प्रसिद्ध कृति है, जो कैसी कृति है, एक मुक्तक कृति है, मुक्तक काव्य है, मुक्तक रचना है। तो इसी संबंध में क्या कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी ज्यादा होगी ना, तो उसके साथ उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा की समाहार शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी और वो उतने ही अच्छे ढंग से फिर मुक्तक काव्य की रचना करने में क्या होगा, सफल होगा। प्रस्तुत कथन है कि गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंह या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना था कि गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों को और जाना होगा, इन्होंने कविता के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो गद्य पद्य दोनों में कविता हो सकती है अकॉर्डिंग टू महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे का प्रसिद्ध प्रस्तुत कथन है कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस आचार्य का है, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बचन सिंह। तो नन अदर देन द राइट आंसर विल बी आचार्य शुक्ल। जी हाँ, आचार्य शुक्ल ने ही भूषण को हिंदू जाति का एक प्रतिनिधि कवि माना है। चलिए आगे देखिए। प्रस्तुत कथन कह रहा है कि कबीर में न मांस मदिरा की ललक थी, न प्रयोग्योपाय का वैलक्षण, न चमत्कार का प्रदर्शन था और न ही मुद्राओं का अंगीकरण। प्रस्तुत कथन बताइए भाई किस विद्वान का होगा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर बचन सिंह। तो बचन सिंह का यह कथन है, आपने सही पहचाना। जी हाँ, बचन सिंह ने ही कबीरदास के बारे में यह सब लिखा है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि कबीर में क्या
मांस मदिरा खाने की ललक नहीं थी भाई कबीरदास में। वैसे तो कबीरदास जी साधु थे, लेकिन वो साधुओं की तरह मुद्राओं में नहीं बैठते थे, अंगीकरण की स्थिति में नहीं बैठते थे, ना ही कोई चमत्कार का प्रदर्शन करते थे, है ना। तो इस तरह से वो विलक्षण प्रतिभा संपन्न क्या थे, एक विद्वान थे। यूं कह सकते हैं। तो यह कथन है डॉक्टर बचन सिंह का। नेक्स्ट प्रस्तुत कथन है कि छंद शास्त्र का जैसा विशुद्ध निरूपण सुखदेव मिश्र ने किया है ना, वैसा किसी कवि ने नहीं किया। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का हो सकता है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर विल बी आचार्य शुक्ल, बिकॉज आचार्य शुक्ल ने ही सुखदेव मिश्र के विषय में कहा है कि छंद शास्त्र का इन्होंने बहुत ही विशुद्ध निरूपण किया है, वैसा और किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं मिलता है। तो आचार्य शुक्ल होगा। चलिए आगे देखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर भी होगा आचार्य शुक्ल, क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार ही यह विलक्षण बात थी कि आधुनिक जो गद्य साहित्य है ना, उसकी परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ है? नाटकों से हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे का कथन देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? तो यह भी आचार्य शुक्ल का होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु कैसे थे? सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। भाई आचार्य शुक्ल ने जो है सबके लिए कोई ना कोई विशेष टैग दिया है, विशेष टिप्पणी की है हर एक कवि के लिए। जैसा कि यह प्रस्तुत कथन ही देख लीजिए कि इन्होंने महावीर प्रसाद के लेखों को बातों के संग्रह कहा है। अब बताइए भाई कौन ऐसे महापुरुष है जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों के संग्रह कह दिया, है ना? क्या डॉक्टर बच्चन है? क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी है? क्या रामविलास शर्मा है? या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है? भाई इतनी बड़ी हिम्मत तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कर सकते हैं कि महावीर प्रसाद जैसे निबंधकार को उनके लेखों को बातों का संग्रह बता दिया। अब शुक्ल जी का क्या कहना, अब जिनकी भाषा, जिनका काव्य इनको लुभाता है, उनकी प्रशंसा में ये जी जान लगा देते हैं, जी तोड़ के उनकी तारीफ करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां करते हैं कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वैसे ही अब देखिए जिनका साहित्य इनको पसंद नहीं आए या फिर यूं कहें कि थोड़ी बहुत कमियां लगे तो उनको भी गिनाने में ये हिचक नहीं करते और बेपरवाह तरीके से धाकड़ होके अपनी भाषा में कहें तो बोल देते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेखों के बारे में कह दिया कि ये तो महज मात्र बातों के संग्रह हैं और कुछ नहीं। बताइए भला इतनी बेइज्जती, और वो भी इतने बड़े विद्वान की। चलिए कोई बात नहीं, आपने वह कहावत तो सुनी होगी ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ऐसे ही जब दो कोई विद्वान पुरुष आपस में टकराते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, विरोधाभाव तो होता ही है। तो बस जस्ट चिल, ओके। आगे का प्रस्तुत कथन देखिए कि सच है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। परंतु अच्छा कवि होना भी दुर्लभ है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कम नहीं है ना। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लेखों को महज बातों का संग्रह कह दिया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कवियों की अच्छी खासी क्लास ली है। क्या कहा है कि अच्छा कवि वही हो सकता है जो अनुवाद करने में समर्थ हो, बाकी नहीं। और अच्छा कवि होना दुर्लभ है क्योंकि इनको कवियों की कविताएं पसंद नहीं आई थी जो आधुनिक काल के कवि थे, और उनको उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी, है ना, कि कविता लिखने में क्या किया जाना चाहिए, आपके व्याकरण का सहारा होना चाहिए, मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे का प्रस्तुत कथन देखिए कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं लगते। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे हरि प्रसाद हो गया, यहाँ पे हजारी प्रसाद होगा, ओके। और तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? तो सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लेखों को, निबंधों को क्या कहा है? महज भाषण मात्र कहा है, क्योंकि उन्हें लगा कि इनके निबंधों में वह बात नहीं है जो निबंधों में पाई जाती है ना। तो यह मात्र कैसे हैं? लेख जो है भाषण मात्र हैं। नेक्स्ट कथन है हमारे पास
कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का हो सकता है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बचन सिंह या फिर नामवर सिंह का। तो यह कथन किसी और का नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो लिखने की शैली है ना, वो कैसी है? वक्रता लिए हुए हैं। वो भी कैसी? एक विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता लिए हुए हैं, और बाकी किसी अन्य लेखकों में वह शैली नहीं पाई जाती। तो इस कथन का सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं कि विचार करने के बाद संसार में केवल दो बातों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म का। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं से हो सकता है, एक अद्वैतवाद की ओर से और दूसरा भौतिकवाद यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ओर से। उपयुक्त कथन किसका है वे? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर आचार्य शुक्ल? तो बताइए, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, है ना? क्योंकि विचार करने के बाद इनका कहना है कि क्या होता है, किसी भी स्थिति में जब हम विचार करते हैं तो संसार में केवल दो तत्वों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ता है, एक आत्म का और दूसरा अनात्म का। तो इस तरह से क्या होता है, इन दोनों दिशाओं में एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में द्वंद्व छिड़ता रहता है ना? तो सही मायनों में इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट कथन है हमारे पास कि कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? भाई अब तो आपको ना फटाफट से याद होने चाहिए। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बचन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता के संबंध में मैं कब से कहती आ रही हूँ, कविता के संबंध में किसने ज्यादातर लेक्चर दिए हैं? कविता के संबंध में कि कविता कैसी होनी चाहिए, कवि को कैसी कविताएं लिखनी चाहिए, है ना? तो क्या होगा इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके सही ऑप्शन होंगे, क्योंकि इनका मानना था कि कविता का विषय मनोरंजक होना चाहिए, उपदेशजनक होना चाहिए, है ना? सही मायनों में वही कविता होगी। नेक्स्ट और अंतिम प्रस्तुत कथन है कि मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बचन सिंह? तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी डॉक्टर बचन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर बचन सिंह ने मीराबाई को भी अच्छे से पढ़ा है, और हम सब ने भी देखा है कि समूचे भक्ति काल में मीराबाई का व्यक्तित्व सबसे विलक्षण है ना? एक और वो श्री कृष्ण के रस में प्रेम में मगन नाचती हुई, भाव विभोर होती हुई, कीर्तन भजन करती हुई समाज के सारे बंधनों को, मान मर्यादाओं को तोड़ती है। तो वहीं दूसरी ओर उनके काव्य में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें उनके काव्य में सामंती रूढ़िवादी जकड़न दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मीरा ने अपने काव्य और आचरण के द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे और सामंती मूल्यों को जबरदस्त चुनौती दी हो, और इन्हीं सामंती क्रूरताओं का सफल प्रतिरोध करते हुए मीरा ने वह जीवन का अर्थ, वह प्रेम कृष्ण भक्ति में तलाशा। तो सही मायनों में इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं हमारे डॉक्टर बचन सिंह। तो इसी के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ एक और प्रश्नोत्तरी को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। साथ ही एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए ना, कितनी भी असफलताएं आए, कभी निराश मत होना, कभी निराश मत होना, क्योंकि अगर रात होती है ना तो दिन भी होता है। सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता जीवन के दो पहलू हैं, साथ साथ नहीं चलेंगे तो एक साथ एक पहलू डगमगा जाएगा ना। तो इसीलिए निराश ना होएं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।